नमस्कार, भाषा साइको एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है। आज मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ बायोलॉजी का रिवीजन का, जिसमें आपको पूरी बायोलॉजी को अच्छे से समझाया गया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हम आपके सामने पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ जो जरूरी होगा वहाँ पर स्टार लगाएंगे, बताएंगे कहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ओके, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, ये रिवीजन क्लास है। इसके जो डिटेल क्लास मिलेंगे वो धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे विद डायग्राम के साथ। जहाँ जहाँ जरूरी रहेगा वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर बस आपका रिवीजन चल रहा है एग्जाम के पर्पज से। ओके, कम टाइम है तो जल्दी रिवीजन कर लीजिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पार्ट 3 से 13 से। यहाँ पर शुरू करते हैं आगे का। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मड एक पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ओके, स्टार्च पौधों में संचित भोजन के रूप में होते हैं। स्टार्च जो होता है ये पौधों में ही एक भोजन के रूप में संचित रहता है। तथा सेलुलोज जो होता है ये पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल होते हैं। ओके, वो सेलुलोज होते हैं। इनका जो स्रोत होता है स्टार्च और सेलुलोज का, इनका मुख्य स्रोत होता है वनस्पति ही होती है। दोनों बहुलक होते हैं। ओके, पॉलीमर्स होते हैं। स्टार्च और सेलुलोज दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित भी होते हैं। लेकिन स्टार्च में आयोडीन डालने पर इसका रंग जो होता है नीला पड़ जाता है। याद रखिएगा, आयोडीन डालने पर स्टार्च का रंग, जबकि सेलुलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान कर रहा होता है। बस यही एक इसका अंतर आप समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है। स्टार्च आयोडीन में आयोडीन अगर डाल दिया जाए तो वो नीला हो जाएगा। प्रोटीन क्या होता है? ये बड़े, जटिल और नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी अमीनो एसिड की छोटी इकाइयों से क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। अमीनो एसिड की छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें प्राप्त करने का जो स्रोत होता है वो आप पौधों से भी ले सकते हैं, पेड़ पौधों हरी सब्जियों से भी ले सकते हैं, या जंतु, दोनों जगह से आपको प्रोटीन मिल जाएगा आराम से भर भर के। सोयाबीन जो होता है ये एकमात्र गैर पशु प्रोटीन होता है, ओके, जिसमें सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो सोयाबीन खाइए, अमीनो अम्ल बढ़ाइए और प्रोटीन को अपने शरीर में समाइए। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन CHON जो होता है ये तत्व पाया जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सामान्य क्रियाशील महिला हेतु प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता कितनी होती है महिलाओं में? 45 ग्राम लगभग उनको प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। जो क्रियाशील महिलाएं होती हैं, कार्य कर रही होती हैं, और दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? 70 ग्राम लगभग प्रोटीन की उनको जरूरत पड़ती है। और सामान्य अमीनो अम्ल की संख्या जो होती है वो 20 होती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम फैट पर, वसा पे। प्रति ग्राम वसा की चयापचय प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। फैट में जो होता है बहुत ज्यादा ऊर्जा भरी रहती है। सही से पचाया नहीं तो शरीर थुल हो जाता है। मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों इसेंशियल फैटी एसिड का संश्लेषण नहीं करती हैं। जो इसेंशियल फैटी एसिड होता है उसको संश्लेषित ये नहीं कर रही होती हैं, हमारे मानव शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं शरीर को अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और वसा की। और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है, जो कि न्यूट्रिशंस जो कि शरीर को अल्प मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है वो होती है विटामिन, खनिज लवण, कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिशंस में आते हैं। ओके, नेक्स्ट, संतृप्त वसा जिसे सैचुरेटेड या असंतृप्त वसा जिसे अनसैचुरेटेड कहा जाता है। सैचुरेटेड जो वसा होती है आप अक्सर सुनते आ रहे हैं, ये पॉम्टिक अम्ल या स्टेरिक अम्ल की श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला यानी कि हाइड्रोजन अणुओं द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त रहती हैं। जब कार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन अणुओं के द्वारा संतृप्त रहती है पूर्ण रूप से तो उसे कहा जाता है पॉम्टिक अम्ल। ओके, स्टेरिक अम्ल की श्रृंखला में देखने को मिल जाता है। ऐसे वसा कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में आपको दिखेंगे। समझ गए? अगर कोई आप तरल तत्व है और वो ठोस अवस्था में है, जैसे कि
जो वनस्पति घी जैसे हो गया, ओके, तो वो आप देखेंगे जब ठोस अवस्था में रहता है तो वो संतृप्त कहलाता है, सैचुरेटेड, वही उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है। और असंतृप्त वसा जो होता है इसमें कार्बन श्रृंखला यानी कि ओलिक अम्ल नामक फैटी एसिड की श्रृंखला में देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन अणुओं द्वारा बंध नहीं बना रहे होते हैं। वहां पर बंध बन रहा है, यहां पर बंध नहीं बन रहा है, ओके, असंतृप्त वसा। और यह तेल की अवस्था में रहते हैं। जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, फैट्स होता है, ये तो हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान, मतलब कि शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन सैचुरेटेड जो होता है ये पहुंचा देता है बॉडी को नुकसान। अधिक जंतु वसाएं संतृप्त तथा पादप वसाएं जो होती हैं ये असंतृप्त होती हैं, पेड़ पौधे वाली जो होती हैं असंतृप्त होती हैं। असंतृप्त वसाएं संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होती हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर जो असंतृप्त अनसैचुरेटेड वाली होती हैं ये संतृप्त वसाओं की तुलना में क्या होती हैं, अधिक अपक्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट, वनस्पति घी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वनस्पति घी को वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को अलग से मिला करके तैयार किया जाता है, ओके। अक्सर आप इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार देखे होंगे, इसमें हाइड्रोजन को अलग से मिलाया जाता है और ये बन जाता है वनस्पति तेल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या होता है, ऐसे यौगिक जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को मंद कर देते हैं वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। देखिए हर जगह हमारा हल्दी पूरी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट होता है, कितना जरूरी होता है हमारे बॉडी के लिए वो। नोट में हम समझते हैं, फलियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन मिल जाएगा। किसमें, मटर, अरहर, मूंग, ये सब जो होता है प्रोटीन की मात्रा में भर भर के भरे रहते हैं। और 2023 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिलेट वर्ष के रूप में मनाया भी जा रहा है, ये तो आपको याद ही होगा। नोट में दूसरे में समझते हैं, फास्फोरस, ये क्या होता है, ये अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन कायम करता है, बनाए रखता है, ओके, ये काम करता है फास्फोरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये यूं कहें फंसाए रहता है अम्लीयता को भी और क्षारकता को भी। नेक्स्ट नोट है, बहु असंतृप्त वसा अम्ल, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सबसे मुख्य एग्जाम्पल जो होता है वो होता है मछली, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट समझते हैं पार्ट 14 में विटामिन के बारे में। जटिल कार्बनिक यौगिक, इसे सहायक आहार भी कहा जाता है, ओके, जटिल कार्बनिक यौगिक को, और विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार भी। और इनका जो होता है ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, सरल नहीं होते हैं। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, हमारे शरीर के द्वारा, शरीर में आप इसे बनता हुआ नहीं देख पाएंगे, मतलब नहीं बनता है ये, बस अपवाद में दो देखेंगे, एक विटामिन के, एक विटामिन डी होता है, ये औसादन देखने को मिल जाता है, अपवाद स्वरूप ही देखने को मिल जाएगा, वरना तो विटामिन हमारे बॉडी में संश्लेषित नहीं हो पाता है। जल में घुलनशील क्या कौन से विटामिन होते हैं, दो विटामिन जल में ज्यादा घुलनशील होते हैं, एक होता है विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी। अब विटामिन बी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसके भी कई पार्ट होते हैं। विटामिन B1 जिसे बोला जाता है, साइंटिफिक नेम होता है थायमीन, ओके, इनकी कमी से रोग जो होता है वो होता है बेरी बेरी रोग होता है। और पॉलिश वाला अगर चावल ज्यादा खाएंगे तो भी बेरी बेरी रोग होने की संभावना रहती है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है, इनकी कमी से क्लोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B3, इनसे नियोसिन, इनका जो रासायनिक नाम होता है, इनका साइंटिफिक जो नाम होता है नियोसिन होता है, और इनकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है, ओके। इनका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, उसका भी वीडियो अपलोड होता रहेगा धीरे धीरे, ओके, वहां पर अच्छे से आपको पूरा समझा दिया गया है, यहाँ पर आपको केवल रिवीजन चल रहा है। B3 जो होता है ये नियोसिन होता है इसको, और इससे कमी से क्या हो जाता है, पेलाग्रा। विटामिन B5 जो होता है ये पैंटोथेनिक अम्ल इसे कहा जाता है, इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B6 जिसको बोला जाता है पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, इनसे मानसिक व्याधि रोग भी कहा हो जाता है, ओके, मानसिक व्याधि रोग। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन H के नाम से भी ये संबोधित किया जाता है, और इनकी कमी से त्वचा संबंधित स्किन रोग हो जाता है, ओके। विटामिन B9 फोलिक अम्ल, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ओके, और इनकी कमी से एनीमिया हो जाता है।
और विटामिन B12 साइनोकोबालामीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंत की बैक्टीरिया द्वारा भी इसे संश्लेषित किया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन C, ये किसको नहीं मालूम होगा, एस्कॉर्बिक, जिसकी कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग। खट्टी चीजें खाइए, एस्कॉर्बिक कम बढ़ाइए और स्कर्वी रोग से बच जाइए। नेक्स्ट है विटामिन ए। अब ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था। विटामिन ए जो होता है इसको रेटिनॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती, रात में ना देखने वाली बीमारी, रोग। विटामिन डी जो होता है कैल्सीफेरॉल कहा जाता है इसे, और कोली कैल्सीफेरॉल जो होता है ये धूप के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो सूर्य की रोशनी होती है हमारी जो बॉडी पे पड़ती है, तो बॉडी में हमारे इर्गेस्ट्रॉल होता है, वही हमको विटामिन डी में, जो सूर्य की किरणें होती है उनको विटामिन डी में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी को दे रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। और विटामिन डी की कमी से बड़ों में अगर हम बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, और छोटों में रेकाइटिस रोग हो जाता है बच्चों में। विटामिन ई जो होता है इसे टोकोफेरॉल इसका नाम होता है, इसकी कमी से बांझपन रोधी विटामिन भी इसे कहा जाता है। ओके, कमी नहीं है यहाँ पर, इसे क्या नाम दिया गया है, बांझपन रोधी विटामिन भी कहा गया है। विटामिन के, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है, और नेफ्थोक्विनोन भी इसे कहा जाता है। इसके यकृत में प्रोथ्रोम्बिन पदार्थ के निर्माण में यह भाग ले रहा होता है। विटामिन के रक्त के थक्के में इसका सबसे अहम योगदान होता है कि जब चोट लग जाए, रक्त का प्रवाह हो रहा हो, तो विटामिन के एक अहम योगदान वहां पर निभा रहा होता है। रक्तस्राव रोधी पदार्थ भी इसे कहा जाता है। तो याद हो गया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। विटामिन ए रेटिनॉल, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के जो होता है ये फिलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम समझते हैं। आंत के जीवाणु भी विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं, साइनोकोबालामीन अभी मैंने आपको बताया था। विटामिन B12 में यहाँ पर ये देखिए आंत की बैक्टीरिया द्वारा इसे संश्लेषित किया जा रहा होता है, और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। आंत के कुछ जीवाणु विटामिन के का भी संश्लेषण करते रहते हैं। ओके, प्रोटीन अमीनो अम्ल से निर्मित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी मैंने इसको बता दिया था स्टार्टिंग में ही। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मानव शरीर में संग्रहित हो ही नहीं पाते हैं, इकट्ठा हो ही नहीं पाते हैं। जंतु एवं वनस्पति स्रोतों में लौह का सर्वाधिक अंश अगर आपको चाहिए तो हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए। पपीते में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे, विटामिन सी होता है। खट्टा नहीं लगता है लेकिन विटामिन सी पाया जाता है। जीवित पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में जल, अकार्बनिक जल जो होता है, जो कि एक अकार्बनिक तत्व होता है, ये पाया जाता है। ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीवित पदार्थों में। और कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई चीज हमारे बॉडी में पाई जाती है, जीवित पदार्थों में पाई जाती है, तो वो प्रोटीन होती है। ओके, याद रखिएगा, अकार्बनिक पदार्थों में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है बॉडी में, और कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट समझते हैं अब पार्ट 15 में विषाणु से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अक्सर। जनित रोग, ये एक आकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं। एंजाइम इसमें अनुपस्थित होते हैं वायरस में, और अपवाद एक जगह आपको देखने को मिल जाएगा, रेट्रोवायरस, बाकियों में एंजाइम अनुपस्थित देखने को मिलेगा। रेट्रोवायरस याद रखिएगा। प्रोटीन आवरण से ये पूरी तरीके से घिरे रहते हैं, कौन, इसे न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ओके, प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वायरस में देखने को मिल जाएंगे, यही तो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज जो होता है ये एक प्रकार का वायरस होता है, याद रखिएगा। जीवाणु भोजी जैसे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या होता है, एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता रहता है। ओके, करने वाला चीज होता है, नाम है जीवाणु भोजी, है वायरस। वायरस जनित रोग कुछ देख लेते हैं। चेचक, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो वायरोला विषाणु के नाम से जाना जाता है। एडवर्ड जेनर साहब को जो होता है इम्यूनोलॉजी का जनक कहा गया है। ओके, एडवर्ड जेनर इम्यूनोलॉजी के ये जनक हैं, याद रखिएगा, खोज किया था इन्होंने।
छोटी माता देखे होंगे, छोटे छोटे चेचक जैसे, ये वेरिसोला जोस्टर विषाणु की वजह से ये फैलते हैं। ओके, वेरिसेला, ओला और सेला, यहीं पर ही यहाँ पर बस अंतर देखने को मिल जाएगा। सा से स्मॉल, स्मॉल से छोटा, छोटी माता याद करिएगा। पोलियो, अब ये क्या होता है, ये तो आप अक्सर देखे होंगे, 2 बूंद चाहिए पोलियो मिटाइए। पोलियो मिलाइटिस, पोलियो मिलाइटिस विषाणु के द्वारा ये फैलता है, और ये जो बॉडी के मेन अंग को प्रभावित करता है वो होता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम होता है। ओके, और पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो वो किया था जोनास सॉल्क साहब ने किया था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जोनास सॉल्क। हेपेटाइटिस या यकृत शोथ, ये क्या होता है, ये हेपेटाइटिस विषाणु की वजह से फैलता है। इसमें ए बी उनका तो टीका मिल गया है, लेकिन विटामिन जो सी होता है इसका टीका अभी तक नहीं खोजा गया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मम्स या अभी इसका टीका नहीं खोजा गया है विटामिन सी का। मम्स या कंठमाला रोग जो होता है, ये भी एक प्रकार का वायरस से फैलने वाला रोग होता है, मम्स और कंठमाला रोग, याद रखिएगा, ये अक्सर ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विषाणु जनित कुछ अन्य रोगों के बारे में भी जानते हैं। रेबीज, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इसमें जल से डर लग रहा होता है। ओके, रेबीज विषाणु से। और केंद्रीय नाड़ी तंत्र को पूरी तरीके से ये इफेक्ट डालता है ये। मेनिंजाइटिस वायरस भी इसी का ही एक पार्ट होता है, मेनिंजाइटिस विषाणु से ही संबंधित होता है। डेंगू हड्डी तोड़ ज्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है, और ये तो सभी को मालूम होगा, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा इसका एक लक्षण होता है, याद रखिएगा, नेत्र गुहा में पीड़ा बहुत होती है। त्वचा जो होती है, पित्तका व नाक से रक्तस्राव के लक्षण देखने को मिलेंगे, त्वचा, पित्तका और नाक से, समझ गए, ये डेंगू के लक्षण होते हैं। मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, एनोफेलिस मच्छर के, एनोफ्लीज मच्छर जो होता है, एनोफेलिस नहीं, एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। सर रोनाल्ड रॉस ने इस टीके का मतलब इसका पता लगाया था, लीवर और प्लीहा को ये सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट डालता है। ओके, पीत ज्वर, येलो फीवर, ये क्या होता है, वायरस जनित ही होता है। एडिस एजिप्टी मच्छर इसको भी फैला रहा होता है। चिकनगुनिया, इसको भी एडिस एजिप्टी मच्छर, जिसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है, वही फैला रहा होता है, ये भी वायरस की वजह से ही होता है, एक वायरस होता है चिकनगुनिया। जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये भी वायरस जनित ही होता है। क्यूलेक्स मच्छर की प्रजाति के काटने से होता है, ये धान वान के खेत में देखने को मिल जाता है, क्यूलेक्स मच्छर की प्रजाति होती है। ओके, इनसे जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है। वायरस जनित अन्य रोगों में देखते हैं एड्स, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका कारण क्या होता है, एचआईवी इसका एक अहम कारण होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका एक अहम कारण होता है। इसमें टी लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं अधिक प्रभावित होती हैं, इनका संख्या कम होना शुरू हो जाती हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बने होते हैं। ओके, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसने किया था, रॉबर्ट गेलो साहब ने किया था। और सबसे ज्यादा आजमाई गई जो दवा है वो जीडोउडिन दवा है, या कहें तो एजिडोथाइमिडीन होता है। ओके, सबसे ज्यादा इसके लिए आजमाई गई दवा है, और इसके लिए जो परीक्षण करवाया जाता है वो एलिसा परीक्षण करवाया जाता है एड्स के लिए। ये है इसके कुछ अहम बिंदु, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अन्य वायरस जनित रोगों के बारे में समझते हैं। रोग जो एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं हो सकता है, वो कौन सा रोग होता है, वो होता है खसरा। खसरा वायरस को एंटीबायोटिक्स से ठीक नहीं किया जा सकता है, ये वायरस ही होता है, ये भी याद रखिएगा। रानी खेत बीमारी किसमें फैलती है, मुर्गियों में हो जाती है। H5N1 बर्ड फ्लू होता है। ओके, H1N1 ये स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ओसेल्टा मिविर औषधि से इसको मतलब इसके लिए दिया जाता है, ओसेल्टा मिविर औषधि दिया जाता है स्वाइन फ्लू के लिए। ओके, याद रखिएगा। जीका वायरस एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से जो कि फैल रहा होता है, लैंगिक इसका संचरण होता है, एक कारण ये भी होता है जीका वायरस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग।
ये जो होता है बैक्टीरिया जनित जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं, ये सरल होते हैं, एक कोशिकीय आद जीव होते हैं। सैल्मोनेला बैसिलाई ये क्या होता है, एक बार ऐसा जीवाणु जो भोजन को जो होता है विषाक्त बना देते हैं, फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं ये जीवाणु। सैल्मोनेला बैसिलाई। बोटुलिज्म जो होता है भोजन का विषाक्त होना ही होता है, जो बोटुलिज्म रोग होता है इसमें भी जो होता है भोजन विषाक्त हो जाता है। ये जो होता है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो कि एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की वजह से होता है। डीपीटी वैक्सीन ये ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। डीपीटी वैक्सीन जो होता है दिया जाता है रोहिणी डिप्थीरिया जिसे कहा जाता है, वुपिंग कफ, काली खांसी, कुकुर खांसी और टिटनेस के इलाज के लिए अहम योगदान देता है डीपीटी वैक्सीन। ओके, टिटनेस के लिए भी। नेक्स्ट जीवाणु जनित रोगों में आता है बैक्टीरिया से संबंधित। इसके लिए जो कुछ औषधियां यहाँ पर दी गई हैं, वो औषधियों का क्या काम है वो जानिएगा। यहाँ पर सल्फा ड्रग अक्सर एग्जाम में सुना होगा, पूछ लेता है। सल्फा ड्रग संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह होता है, बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सिबाजोल औषधि, ये इसका एक एग्जाम्पल होता है। दूसरी औषधि होती है पी एमिने सैलिसिलिक एसिड। ये जो होता है, ये औषधि जो होती है ये अक्षमा यानी कि टीबी तथा कुष्ठ रोग जो कि जीवाणु जन्य रोग होते हैं, इनके चिकित्सा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पी एमिने सैलिसिलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है टीबी और कुष्ठ रोग के लिए। नेक्स्ट औषधि है एंटीबायोटिक में, जैसे कि पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन एक होता है, अक्सर ये दोनों आप सुने होंगे नाम। ये बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पेनिसिलिन और अल्फाडाइजीन। तपेदिक टाइफाइड रोग सल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से फैलता है। इससे जो इफेक्ट होता है आंतें इफेक्ट होती हैं, आंत पर, इंटेस्टाइन पर ये ज्यादा इफेक्ट डाल रहा होता है। ओके, सल्मोनेला टाइफी जीवाणु की वजह से होता है तपेदिक। प्रदूषित खाना खाने, जल पीने से भी हो जाता है ये। जीवाणु जनित अन्य रोगों में होता है क्षय रोग, जिसे अभी टीबी जिसे बताया था, मैंटॉक्स का इसमें परीक्षण करवाया जाता है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से ये होता है टीबी, बीसीजी का टीका लगवाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वायु द्वारा ये फैलता है एक जगह से दूसरी जगह, क्षय रोग टीबी, याद रखिएगा। वायु भी इसमें एक अहम योगदान निभाता है और इसके लिए मैंटॉक्स परीक्षण करवाया जाता है। टिटनेस जिसे कहा जाता है धनुष टंकार रोग, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु की वजह से यह फैलता है। इसका अन्य नाम होता है लॉग जॉ, जबड़ा जो होता है वो टाइट हो जाता है, इसमें क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणुओं की वजह से होता है। क्लस्टर में बंद है टिटनस साहब। ओके, ऐसे याद कर लिए, याद हो जाएगा। और ट्यूब से हो रहा है टीबी, उसको ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होता है। प्लेग एर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु जो पिस्सुओं से फैलती है। ओके, पिस्सुओं से छोटे छोटे कीड़े होते हैं ये। ओके, ज्यादातर ये आपको चूहे हुए पे देखने को मिल जाएगा, उनके बॉडी से चिपके रहते हैं। एर्सिनिया पेप्टिस जीवाणु की वजह से होता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की वजह से ये फैलते हैं और इनसे जो होता है फेफड़े संबंधित ये रोग होते हैं, फेफड़े पर ज्यादा इफेक्ट डाल रहे होते हैं। ओके, कफ जैसी स्थिति आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सब इसमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। नोट में यहां देखते हैं, जो पीलिया होता है, पीलिया वायरस, ये यकृत संबंधित एक प्रकार का रोग होता है। जीवाणु जनित अन्य रोगों में दंत क्षय, टूथ डिके, देखिए किसी किसी के दांत टूटना शुरू कर देते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं बालों की तरह। तो इनका जो कारण होता है, मुख्य भीतर होने वाले जो जीवाणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के साथ वो अंतर व्यवहार बनाते हैं, उससे होता है। ओके, इसीलिए कहा जाता है हमेशा टूथब्रश करते रहना चाहिए। हैजा कॉलरा जिसे कहा जाता है, ये वैब्रियो कॉलरी जीवाणु की वजह से होता है। जल जनित ये बीमारी होती है, जब प्रदूषित जल पी लिया जाए उससे फैलता है हैजा, और इससे भी इफेक्ट होता है टाइफाइड की तरह, आंत जो है इफेक्टेड हो जाता है। ओके, वैब्रियो कॉलरी जीवाणु होता है, कॉलरी यानी कॉलरा से संबंधित। यहाँ पर कुष्ठ रोग, ये भी जीवाणुओं के द्वारा ही फैलता है। कुष्ठ रोग का इलाज है अभी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि, क्लोरेफिनिकॉल औषधि की वजह से ये होता है। ओके, याद रख लीजिएगा, ब्रॉड
स्पेक्ट्रम औषधि, क्लोरेफिनिकॉल औषधि। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं। कवक जनित रोग, माइकोलॉजी, ये जो होता है एफ्लाटॉक्सिन कैंसर कारक जहरीला पदार्थ की वजह से ये फैलता है, जो यकृत कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब यकृत कैंसर के लिए इसका एक अहम योगदान होता है। ओके, माइकोलॉजी जो होता है ये भी फंगस की वजह से होता है। ओके, माइकोलॉजी इसको कहा जाता है, इसके अध्ययन को जो होता है माइकोलॉजी कहा जाता है, फैलता नहीं है। और एफ्लाटॉक्सिन जो होता है ये कैंसर कारक जहरीला पदार्थ होता है, यकृत कैंसर के लिए अहम योगदान होता है। अर्गटातप्य, एर्गोटिज्म, संदूषित अनाज के उपयोग से ये फैलता है, अर्गटातप्य। और एथलीट फूट जो होता है ये ट्राइकोफाइटोन फफूंद की वजह से ये होता है, ट्राइकोफाइटोन फफूंद। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिए गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्गटातप, एथलीट फूट, ये सब फंगस की वजह से होते हैं, और ये तो संदूषित अनाज के उपयोग से हो जाता है अर्गटातप पे। डर्मेटाइटिस, ये त्वचा संबंधित होते हैं। देखिए डर्मेटाइटिस, डर्मा वर्ड है जुड़ा हुआ है इसमें, एक हमारे त्वचा से संबंधित वर्ड लग रहा है, ये भी फंगस से ही संबंधित होता है। और गंजापन, ये तो कवक की वजह से ही होता है, याद रखिएगा ये चीज। अन्य परजीवी रोगों के बारे में जानते हैं। मलेरिया, अभी मैंने आपको बताया था, मादा एनीफ्लीज मच्छर काटेगा तो मलेरिया फैलेगा। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जंतु का इसमें अहम योगदान होता है, प्रोटोजोआ का। ओके, और प्लीहा तथा आरबीसी इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है, स्प्लीन जो होता है सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और सर रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने इसको सबसे पहले पता लगवाया था प्रोटोजोआ का, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सर रोनाल्ड रॉस। फाइलेरिया या फील पांव, गोल कृमि के संक्रमण के द्वारा होता है। देखिए किसी किसी का पांव बहुत मोटा दिखता है, एक पांव, तो वो फाइलेरिया रोग की वजह से होता है। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फैलता है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रैपनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से ये फैलता है। ओके, ट्रैपनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव, ये जीव होगा यहाँ पर, उससे होता है, जैसे कि सीसी मक्खी, इसके काटने से निद्रा रोग हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, इंसान सोता ही रह जाता है। काला आजार, लिस्मैनिया प्रोटोजोआ परजीवी, ये बालू मक्खी की वजह से जो है फैलता है, काटने से उनके फैल जाता है। लिस्मैनिया प्रोटोजोआ परजीवी का काला आजार में अहम योगदान होता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक या वंशानुगत रोग में मेंडेलीय विकार, ये हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, मेंडेलीय विकार, इसका भी मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दिया है। फेनिलकीटोनूरिया, उपापचय की जन्मजात जो भूल होती है, मतलब क्या होता है, उसका एंजाइम के वंशानुगत अभाव से संबंधित होता है, एंजाइम का ही अभाव देखने को मिल जाता है वंशानुगत, ये इसका एक उदाहरणों में माना जाता है। ओके, फेनिलकीटोनूरिया, और ये मानसिक जड़ता के लिए अहम योगदान इसका होता है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है एज ए रिवीजन के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं, ये याद रखिएगा, हीमोफीलिया क्या होता है, ये एक वंशानुगत रोग होता है जिसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखेंगे कि इसके बारे में सुनेंगे ऐसे किंवदंतियों में कि आप बेटे शायद कहीं का बताया जाता है, आप देख लीजिएगा, वहां के राजाओं में ये चीज देखने को मिला है, इसलिए उसको देखा गया है। ओके, और फेनिलकीटोनूरिया जो होता है ये भी वंशानुगत रोग की वजह से होता है। और क्रोमोसोमीय विकार, ये जो होता है इसमें जब पूछा जाएगा, इसमें ये पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये क्या होते हैं, ये भी एक वंशानुगत या आनुवांशिक रोग होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ये फैलते हैं। ओके, ये रोग हो जाते हैं। वर्णांधता, आप कलर का पता ना लगा पाए वही कहलाएगा वर्णांधता, नीले को लाल, लाल को नीला देख रहे हैं तो वही वंशानुगत रोगों का ही एक लक्षण ये भी देखने को मिल जाएगा, यानी कि खानदान में अगर किसी के रहता है तो वही लक्षण एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे को, ऐसे ही एक वंशानुगत लक्षण की तरह चलता रहता है। एनीमिया, रक्त अल्पता, रक्त की कमी, लौह तत्वों की इसमें कमी देखने को मिलती है, उसे कहा जाता है रक्ताल्पता या एनीमिया कहा जाता है। थैलेसीमिया, वंशानुगत बीमारी, ओके, होती है ये भी, थैलेसीमिया भी। हीमोग्लोबिन का संश्लेषण इसमें नहीं हो रहा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 18,
जो कि अब लास्ट पार्ट है इसका। इसी में ही सारा आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के जितने भी हैं टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। हीनता जन्य या असंक्रामक रोग, मैरेस्मस प्रोटीन की कमी से होता है, खासकर बच्चों में। ओके, प्रोटीन की कमी से। किशोरकर, ये भी प्रोटीन की कमी से ही होता है। हीनता जन्य या असंक्रामक रोग होता है। हृदय रोग भी एक असंक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। एलर्जी भी इसी के तहत होता है। कैंसर जो कि ल्यूकेमिया की वजह से होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या अत्यधिक बढ़ने के कारण होता है। मैंने क्या बताया था आपको पिछले वीडियो में कि डब्ल्यूबीसी का ज्यादा होना भी खतरनाक और कम होना भी खतरनाक। ओके, कम होना शुरू हो जाए तो वहां पर एड्स जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, ज्यादा हो जाए तो देखिए कैंसर, ल्यूकेमिया देखने को मिल रहा होगा। ओके, अन्य तथ्यों को समझते हैं। वातोत्पाद हिस्टेरिया जवान महिलाओं से संबंधित ये एक रोग होता है। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित एक रोग है ये सिलिकोसिस। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बीमारी पता करने का मंत्र नहीं यंत्र होगा ये। ओके, एमआरआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन रक्त में मधुमेह प्रबंधन के लिए ये लाभदायक होता है। ब्लीमिया नरोसा, ये जो होता है भोजन संबंधी विकार होता है। भोजन कब भोजन करना है, कब नहीं करना है, कब रोक देना है। ओके, पता चला कि ब्लूमिशिया जो ये ब्लूमिया नरोसा होता है, अगर यही ना हो तो इसमें क्या हो जाता है कि इंसान को पता ही नहीं चल पाता है कि कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए। ओके, जब ये चीज हो जाता है, ऐसा विकार उनके अंदर आ जाता है तो उनको पता नहीं चल पाता है। पता चला कम ही खाने से पेट भर जाए, वो उनको पता ही नहीं चल रहा उनका पेट भरा है कि नहीं भरा, ठूसते चले जा रहे हैं और शरीर जो है भीमकाय होना शुरू हो जाएगा। अन्य तत्वों में बीटा ब्लॉकर, ये जो होता है हृदय घात से संबंधित, हृदय घात से बचाने हेतु एक प्रकार की क्या होती है औषधि होती है बीटा ब्लॉकर। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है। ओके, एल्ब्यूमिन, इसकी उपस्थिति से आशंका लगाई जाती है कि किडनी के फेल होने की संभावना है। एल्ब्यूमिन याद रखिएगा, जो कि एक प्रोटीन का ही पार्ट होता है। इनकी जब उपस्थिति देखी जाती है तो कहा जाता है किडनी भैया फेल होने वाली है, जल्दी से कुछ करिए। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान की जाती है। कोबाल्ट 60 से रक्त कैंसर की पहचान की जाती है और इनके इलाज के लिए गामा किरणों का उत्सर्जन किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि के लिए इस्तेमाल होती है, सक्रियता के लिए जिम्मेदार होती है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग। सोडियम 24 रक्त व्यतक्रम में इसका इस्तेमाल होता है, प्रसंचरण तंत्र में इसका इस्तेमाल होता है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार और रक्त कैंसर में इसका भी इस्तेमाल होता है। कोबाल्ट 60 का भी रक्त कैंसर में इस्तेमाल होता है और फास्फोरस 32 का भी इसमें जो होता है इस्तेमाल होता है। गोल्ड 198 रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। अन्य तथ्यों में देखते हैं रेडियो सोडियम, मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम है तो रक्त प्रवाह से ही इसका ज्यादातर संबंध होता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा होता है, अवरक्त विकिरण होता है दर्द के उपचार के लिए, समझ रहे हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। IMRT का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी होता है, जो कि कैंसर चिकित्सा हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी। मस्तिष्क संबंधी विकार देखते हैं यहाँ पर, सेरेब्रल पॉल्सी, छोटे बच्चों में ये रोग हो जाता है सेरेब्रल पॉल्सी। अल्जाइमर अक्सर आप न्यूज में देख लेते हैं, अल्जाइमर ये इसमें भूलने से संबंधित हो जाता है। एमेलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन इसके लिए जिम्मेदार होता है। पार्किंसन बीमारी, ये उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। किसको, इसके उपचार के लिए आर्विड कॉल्सन को दिया गया था। ओके, पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्विड कॉल्सन। EEG ये जो होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफी, इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसके अन्य तथ्यों में प्रतिहिस्टामिन रसायन क्या होता है। प्रतिहिस्टामिन रसायन
ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। खुजलाने से खाज का मिटना, आपके कहीं खुजली हो, खुजला रहे हैं, तो वहां पर जो होता है प्रतिहिस्टामिन रसायन जनरेट होगा जो आपके मस्तिष्क को जाकर के बताएगा कि बस करो भैया, कितना खुजलाओगे, मतलब कि एक रूप से आपको संतुष्ट कर देगा। एनोस्मिया, ये घ्राण संवेदन यानी कि सूंघने से संबंधित, सूंघने की शक्ति की क्या हो जाता है, इसमें कमी हो जाती है। एनोस्मिया जो रोग होता है इसमें सूंघने की क्षमता जो होती है कम हो जाती है, पता नहीं लगा पाएंगे आप किसी चीज को सूंघ के। नॉक नी सिंड्रोम का कारण क्या होता है, जल में फ्लोराइड प्रदूषण इसके लिए अहम योगदान देता है। ओके। मलेरिया, ये किसको प्रभावित करता है, रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। फाइलेरिया, लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है। इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और ल्यूकेमिया, श्वेत रक्तता, ये बोन मैरो या अस्थि मज्जा को जो होता है प्रभावित कर रहा होता है। ओके। अन्य तत्वों में आगे, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी, तंबाकू युक्त गुटखा खाने से ये फैलता है, होता है उनमें। ब्राइट्स रोग क्या होता है, ये जो होता है किडनी को प्रभावित कर रहा होता है ब्राइट्स रोग। ओके। यूरेमिया से संबंधित होता है। मधुमेह के लिए प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, इंसुलिन का जो होता है, FG बेंटिंग साहब ने। बैटिंग करते करते इन्होंने इंसुलिन का आविष्कार कर दिया था बेंटिंग साहब ने। इम्फाइसीमा जो होता है ये पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होने वाला रोग है, इससे जो चीज प्रभावित होता है वो होता है फेफड़ा। ओके। एम्फाइसीमा से। क्लोरोमाइसेटिन, ये टाइफाइड नासी होता है क्लोरोमाइसेटिन। और क्रिस्टल वायलेट जो होता है ये पूत रोधी होता है। क्वाइनिन, ये मलेरिया रोधी होता है। और एस्प्रिन जो होता है ये दर्द निवारक होता है। अन्य तथ्यों में आगे समझते हैं। अब रूपांतरण रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं दूसरे स्थानों या अंगों तक फैल जाती हैं इसमें। ओके। और कलाई खंज जो होता है ये खेसरी दाल के अधिक मात्रा में खाने से फैलता है, कलाई खंज नामक जो बीमारी होती है। अन्य नोट में समझते हैं, प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल, अकार्बनिक तत्वों में अभी मैंने बता दिया था, अकार्बनिक तत्वों में जल पाया जाता है, कार्बनिक तत्वों में उनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये यहाँ पर बायोलॉजी के कुछ अहम तथ्य जो मुख्य टॉपिक थे उनको यहाँ पर बताया गया है। आप इतना अच्छे से पहले रिवीजन कर लीजिए। ओके। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।